स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये जो विषय है ये आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसका जो पेपर है आपको या तो सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा, अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं देते हैं तो फिर आपको फाइनल ईयर में देना ही पड़ेगा और इसको पास करना भी अनिवार्य है। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया है और क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको करा रहा हूँ। तो अभी तक इसकी 2 क्लास आ चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए थे, यानी फर्स्ट पार्ट में 15, फिर सेकंड पार्ट में 15, यानी टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए थे और लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन आएंगे कुल मिलाकर। तो डेली क्लासेस आती रहेंगी, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन डेली आप करते रहेंगे। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि जब आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। देखिए अभी अगर मैं 15 क्वेश्चन का पीडीएफ दूं तो कई बार देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सोचता हूं जब इकट्ठा कम से कम 100 क्वेश्चन आपका करा दूं, उसके बाद आपका पीडीएफ मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप बस अभी पढ़ते रहिए और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो 31वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ था। ओके, वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ था, 31वां नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है ए सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, बी सिंधु घाटी के समांतर, सी है सिंधु घाटी सभ्यता के उपरांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के उपरांत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, उसका विनाश हुआ, बहुत सारे कारण थे विनाश के, अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं, तो उसी के बाद वैदिक सभ्यता का उदय होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। ओके, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? आपका ऑप्शन है ए वर्ण व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी आश्रम व्यवस्था या डी श्रम विभाजन। तो देखिए अगर हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक, देखिए ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, तो अगर हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उसमें जो समाज का विभाजन था वो श्रम विभाजन था। मतलब श्रम के आधार पर जो जैसा काम करता है उसको वैसा बोल दिया जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें ये सिस्टम बदल गया, समाज का जो विभाजन हो गया वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो गया। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही रहेगा, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था वर्ण व्यवस्था। ओके, फिर यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी। ओके, यानी कि जो ऋग्वैदिक समाज था उस समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी किस नदी को कहा जाता था? आपका ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी सरस्वती। तो ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसका आंसर आपको मालूम होगा कि जो सरस्वती नदी है वो सबसे प्रसिद्ध नदी थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी थी उस समय ऋग्वैदिक काल में। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? इसमें आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सेम आंसर इसका भी है सरस्वती। जहाँ कहीं भी आपको ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल ऐसा मिल जाए और आपसे पूछे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी, सबसे पवित्र नदी, तो फिर वहाँ पर आपको सरस्वती ही लिखना है। ओके, तो सबसे पवित्र नदी, सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी ऋग्वैदिक काल में कौन थी? सरस्वती ही थी। फिर यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है, अब किस काल में मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सिंधु काल, यानी सिंधु घाटी काल। ओके, सिंधु काल का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो काल था,
फिर उसके बाद वैदिक काल, सी बुद्ध काल या डी लौह काल। तो इसका भी आंसर आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है सिंधु काल। ओके, सिंधु काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था उसी को बोलते हैं सिंधु काल। तो मिश्रित धातु का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, सिंधु काल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटीवासी लोग कांसा को कैसे बनाते थे। कांसा एक मिश्रित धातु है, उसको कैसे बनाते थे? तांबे और टिन को मिला करके। ओके, सिंधुवासी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा और टिन को मिला करके एक मिश्रित धातु बनाते थे जिसको बोलते हैं कांसा। तो इसलिए मिश्रित धातु का उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंधु काल में। फिर यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? ओके, सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? 36 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो उपकरण निर्मित किए गए वो तांबे से निर्मित किए गए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना, सबसे पहला जो उपकरण बना वो तांबे का ही बना था। तो अब ऐसे मतलब मैं ऐसे इसको पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको कोई ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड पर पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे ही आपका एक एक क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा और आपका सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है तांबा। सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? तांबे से। फिर नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है इसका, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ओके, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 1 मिनट, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 6 की किताब में। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं ढंग से 6 से 12 तक की, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नव पाषाण काल में। ओके, नव पाषाण काल में। फिर आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, कुल्या शब्द का, ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? आपको ये आंसर देना है किसके लिए। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका नहर के लिए, ऑप्शन बी तालाब के लिए, ऑप्शन सी नदी के लिए या ऑप्शन डी कुआं। ओके, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, तालाब। ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है तालाब के लिए, यानी तालाब। ओके, ऋग्वेद में तालाब को कुल्या कहा गया है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओके, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जौ एक अनाज है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी पुराणों में या ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी रामायण में। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो है, वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध था। वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध था। ऑप्शन ए है नृपतंत्र से, ऑप्शन बी जनतंत्र से, ऑप्शन सी अभिजात तंत्र या ऑप्शन डी समूह तंत्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए ये सही होगा, नृपतंत्र। नृपतंत्र को बोलते हैं राजतंत्र। ओके, नृपतंत्र को ही बोलते हैं राजतंत्र। तो इसी से आपका जो संबंध था सभा और समिति का संबंध था। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा जैसे आज होता है, वैसे पहले सभा और समिति हुआ करती थी जो राजा पर अंकुश लगाती थी, थोड़ा सा नियंत्रण रखती थी। तो नृपतंत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन ए है श्रेष्ठ,
ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी निम्न। ओके, तो आर्य शब्द का सही अर्थ है श्रेष्ठ। ओके, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ओके, ये ऑप्शन है आपका सही होगा। फिर यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो चारों वर्ण थे, मैंने आपको शायद दूसरा पहला क्वेश्चन आज का था, मैंने बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, 4 वर्ण थे उसमें। तो चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी स्मृतियों में, ऑप्शन सी ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऑप्शन डी है पुराणों में। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही होगा, ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके, ऋग्वेद को कई मंडलों में बांटा गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सही होगा। इसको आप लिख लीजिएगा या ध्यान में रखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे फिर आपको कभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। फिर यहाँ पर आपका 43वां क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है, अब क्या अर्थ है बताना है आपको। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी मंत्र, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी प्रार्थना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन पहला वाला है वो सही है, यानी कि वेद का अर्थ है ज्ञान। ओके, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। फिर यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो ये तो सभी को आता है। इसमें ऑप्शन ए आपका है वेद व्यास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो सभी लोग जानते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। ओके, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है इसका, महाभारत की रचना किसने की? यानी महाभारत की रचना की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्ण ने, ऑप्शन बी व्यास ने, ऑप्शन सी विदुर ने, ऑप्शन डी अर्जुन ने। तो इसका भी जो सही आंसर है सभी आपको सभी को पता है, जो वेद व्यास जी थे। ओके, यानी कि व्यास, उन्हीं ने इसकी रचना की थी महाभारत की, जो कि बहुत बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? ओके, तो पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा गीता, तीसरा रामायण और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है रामचरितमानस। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही होगा, रामायण। ओके, रामायण और महाभारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। ओके, तो रामायण और महाभारत, तो महाभारत यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपका रामायण वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ओके, और रामायण भी दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक है। तो यहाँ जो प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है वो रामायण है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर आपका एक 47वां नंबर क्वेश्चन है, नौका निर्माण की जो कला है वो विकसित हुई थी। नौका निर्माण की जो कला है वो विकसित हुई थी। ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी शुंग काल या ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल। तो ये आपको इसका उत्तर देना है कि जो नौका यानी नाव का जो निर्माण हुआ था वो कब शुरू हुआ था, इसकी कला कब विकसित हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो काल था उसी में नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर है 48, इसमें पूछा गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म आपका ऑप्शन जो है कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन बी है राजगृह में, या ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी मिथिला। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के वैशाली जिले में एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है कुंडग्राम, या कहीं कहीं कुंडल गांव भी लिखा होता है। ओके, तो कुंडग्राम या कुंडल गांव, वहीं पर इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही है कुंडग्राम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में,
या कुंडल गांव। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ओके, तो 24वें तीर्थंकर तो आपको पता ही है, महावीर जैन थे। लेकिन 23वें कौन थे? तो आपका ऑप्शन है पहला ऋषभदेव, बी ऑप्शन है इसका पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन है पशुपतिनाथ, या फिर डी ऑप्शन है इसका गोरखनाथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो पार्श्वनाथ है, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। ओके, पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर का नाम आप जानते ही हैं, महावीर स्वामी या महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर। फिर यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। बुद्धत्व का मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या आप कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ था। ओके, कहते नहीं उनको पीपल के नीचे एक अजीब सी हवा चली और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ नहीं जानते हैं मैं, लेकिन क्वेश्चन है तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को बुद्धत्व यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी गया, या ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसमें चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, गया। ओके, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था गया में। और गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ओके, फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से संबंधित, और क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है आपका, सॉरी कब हुआ था पूछा है, कहाँ नहीं पूछा था, आपसे पूछा है कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका 501 मिनट, मैं तो चौंक गया, ऐसे मैसेज आया है। तो 560 ईसा पूर्व में क्या उनका जन्म हुआ था? या फिर ऑप्शन बी 561 ईसा पूर्व में, 562 ईसा पूर्व में, या 563 ईसा पूर्व में। ओके, ये आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? आपको स्थान का नाम बताना है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, जो बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था उस स्थान का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, तो ये आज मैंने 52 क्वेश्चन, सॉरी मतलब 30 क्वेश्चन पहले करा दिए थे, फिर आज मैंने 52 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ओके, तो ये तीसरा क्लास था, तीसरा पार्ट था, आप कुछ भी कह लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और इसकी जो PDF है, मैंने बताया ना 100 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो PDF आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन ऑन किए रहेंगे। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, मतलब जहाँ कहीं भी आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर उनको आप मौखिक ही बता दीजिए, कॉलेज में अगर हैं, कोचिंग में, कहीं भी हैं, शेयर ज़रूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।